Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dev, cleared NEET exam in 2023. मुझे इतने ड्रॉप क्यों लग गए, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या गलतियां करी, ये सब हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे. दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, तो मैं वो बताना चाहता हूँ जिससे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो. तो हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि अब एनटीए नीट में क्या सवाल पूछ रही है और कैसे पूछ रही है. इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस लाइन से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और एनटीए कैसे क्वेश्चन पूछ रही है. आप आगे देखिए वीडियो को, काफ़ी रिसर्च लगी है, काफ़ी टाइम लगा है इस वीडियो को बनाने में. होप यू विल लाइक इट. और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स. तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम अपनी वीडियो पर. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू एनटीए पैटर्न. इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ऑप्शंस को एलिमिनेट कर आंसर, सही आंसर ला सकते हैं. और मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे डाले हैं जो फ्यूचर में आ सकते हैं, वो भी डाले हैं. और जो आप मिस्टेक्स करोगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा वीडियो के अंदर, जो आपको नहीं करनी है. और आपको कोई हार्ड क्वेश्चन है वो कैसे अप्रोच करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन रिलेटेड है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड देयर कैपेसिटीज से. सबसे पहले आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज आना चाहिए. तो आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आता है चेंज करके तो वो भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम सीखते हैं. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम 4 तरीके के होते हैं: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन. इसकी वैल्यू दे रखी है 500 ml और 6000 से 8000 ml पर मिनट. 6000 से 8000 ml पर मिनट ये है ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट. तो आप 500 ml को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, 500 ml को 16 से करोगे तो ये आएगा. तो ये रेंज बन गई 6000 to 8000 ml पर मिनट. A healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute. अब हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की. ये क्या होता है? ये है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन. नॉर्मल इंस्पिरेशन से लेके फोर्सिबल इंस्पिरेशन तक जो एडिशनल वॉल्यूम है जो पर्सन इंस्पायर करता है, इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसकी वैल्यू है हमारे पास 2500 से 3000 ml. ये आपको याद करनी पड़ेगी. अब हम आते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पे. ये है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन. नॉर्मल एक्सपिरेशन से फोर्सिबल एक्सपिरेशन तक का जो वॉल्यूम है इसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसकी वैल्यू है 1000 से 1100 ml. इसके बाद हम आते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम पर. रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? ये वो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन. फोर्सिबल एक्सपिरेशन करने के बाद में भी जो वॉल्यूम लंग्स में रह जाए उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. और ये वॉल्यूम की वैल्यू है 1100 से 1200 ml. अब हम लोग आते हैं कैपेसिटीज पे. जिस तरीके से ये सारी कैपेसिटीज है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन. एक नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद में जो वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन इंस्पायर करता है उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. और अगर आपको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं टीवी प्लस IRVB, ये भी बोल सकते हैं. हम सेकंड आते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. टोटल एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है पहले वो देखेंगे. एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन.
नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद में इस तरीके से ये रहा, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में कितना एक्सपायर कर सकता है, वो जहाँ तक कर सकता है, इससे ज़्यादा तो होता नहीं है। तो ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को बोला जाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये रहा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इस वॉल्यूम को बोला जाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसकी वैल्यू आप अगर पूछ लिया जाए तो ऐसे बोल सकते हैं, टीवी प्लस ERV भी बोला जा सकता है इसको। तीसरे पे आते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये क्या होता है? ये वो वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है एयर का दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। हम लोग नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लेते हैं यहाँ तक, उसके हम लोग नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लेते हैं, उसके बाद में भी हमारे लंग्स में जो वॉल्यूम रह जाता है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसकी वैल्यू भी अगर आपसे पूछी जाए तो आप इसको बता सकते हैं ERV प्लस RV की टर्म्स में। तो अब हम आते हैं वाइटल कैपेसिटी पे। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्स्ड एक्सपिरेशन करने के बाद में जब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, जो यहाँ से मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है जो पर्सन ब्रीथ कर रहा है इन इन इसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसकी वैल्यू अगर आपसे पूछ लें IRV प्लस TV प्लस ERV की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। अब हम आते हैं टोटल लंग कैपेसिटी पे। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? यह टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced inspiration, the included as IRV, TV, ERV, RV, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे पहले हमें ये देखना है कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप देखिए फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की वैल्यू अभी हमने देखा था। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? ये होता है ERV प्लस RV। तो आप इसमें देख लीजिए ERV प्लस RV सेकंड ऑप्शन में है, तो आपको ये सेकंड ये मिला, तो ये तो एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। अब आपको और कुछ देखना ही नहीं है, खाली अब आपको ये वाला ऑप्शन देखना है और ये वाला ऑप्शन देखना है। इन दोनों ऑप्शन में आपको चेक करना है, पता है 3 है 3 है 1 है 1 है, इसका मतलब आप खाली ये चेक करना है 4 और 5। ये 4 और 5 चेक करने हैं आपको। ओके, तो डी वाला है टोटल लंग कैपेसिटी। तो आप देख सकते हैं टोटल लंग कैपेसिटी होता है IRV, TV, ERV एंड RV। तो इसके अंदर फोर्थ हो सकता है या तो फिफ्थ हो सकता है। तो टोटल लंग कैपेसिटी में फोर्थ देखिए, फिफ्थ देखिए। तो फिफ्थ तो देखिए आप वाइटल कैपेसिटी प्लस RV है, तो यही इसका आंसर है। वाइटल कैपेसिटी प्लस RV मिल जाते हैं तो ये दोनों मिलके बनाते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ आ गया। जब इसका आंसर फिफ्थ आ गया तो इसका आंसर हमारा ये होता है। इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉग, कॉकरोच, बर्ड्स, प्लेटफॉर्म, ये इनका रेस्पिरेशन मेथड क्या है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। फ्रॉग, आई थिंक सो फ्रॉग लंग से भी रेस्पायर कर सकता है और स्किन से भी कर सकता है, क्योंकि फ्रॉग क्या है? फ्रॉग एक एम्फीबियन है, एक एम्फीबियन हो है, इसलिए ये लंग्स के साथ भी रेस्पायर कर सकता है और स्किन के थ्रू भी कर सकता है। तो फ्रॉग का आंसर तो ये हो गया। तो इसका ए का फोर्थ, बी का थ्री, सी फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब हमें देखना है सी का ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि ये तो पहले एलिमिनेट हो गया हमारे। सी बर्ड्स फर्स्ट और सेकेंड। तो बर्ड्स तो लंग से करेंगे एंटायर बॉडी सरफेस, बर्ड्स तो लंग से करते हैं, एंटायर बॉडी सरफेस से नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता है? 1। तो इसका आंसर ये हुआ। आपको तो पता ही होगा कि एम्फीबियन की बात कर ली जाए, रेप्टाइल्स की बात कर ली जाए, बर्ड्स की बात कर ली जाए एंड मैमल्स की बात कर ली जाए, इन सब के पास तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन का मेथड होता है। लेकिन इसमें एम्फीबियन होने के साथ साथ फ्रॉग है जो कि स्किन से भी कर सकता है। तो दैट्स ऑल। स्ट्रोक वॉल्यूम ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, each ventricle pump out approximately 70 ml of blood which is called the stroke volume। इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। सो स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml। बेसिकली एक वेंट्रिकल है, ईच वेंट्रिकल की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ईच वेंट्रिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड, दिस इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। फर्स्ट हेड साउंड सबको पता है लुब होती है, सेकंड हेड साउंड दुब होता है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन है तो आप देख लीजिए लंग्स है, अगर कहीं लंग्स है
कॉमन सेंस है, आपको लंग्स तो हमेशा याद रहता है किस किस में है। सबसे पहले याद करिए, लंग्स होता है एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड मैमल्स में, ये चारों ही होते हैं। तो अब देख लीजिए, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स ऑप्शन में कहाँ है? एम्फीबिया नहीं है, रेप्टाइल्स नहीं, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स नहीं है। इसका मतलब ये दोनों तो हैं। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स ये हमारे पास में चला गया लंग्स के पास। तो इसका आंसर सेकंड होगा, डी का। डी का सेकंड, ये तो एलिमिनेट हो गए बस। अब हमें देखना ही नहीं है ये। अब देखो, इसमें सी के अंदर 3 है और 1 है। सी क्या है? प्लेटफॉर्म। 3 एंटायर बॉडी सरफेस, 1 प्लेटफॉर्म के पास कभी गिल्स होते ही नहीं। लाइक एग्जाम्पल, वो स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म, तीनों के तीनों एंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता है? सी का 3। सो ये 1 तो नहीं होता, ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा ये। इस तरीके से आप आसानी से एलिमिनेशन के थ्रू आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन सिमिलर है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है आईआरबी, दूसरा है ईआरबी, तीसरा है आरबी। तो आईआरबी क्या होता है? ये एडिशनल वॉल्यूम है इंस्पिरेशन के दौरान। इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, 2500 से 3000 ml। फिर है हमारे पास ईआरबी, ये नीचे रेस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते टाइम जो एडिशनल वॉल्यूम था ये वो था, ये हमारे पास था 1000 से 1100। और रेसिडुअल वॉल्यूम जो लंग्स में रह जाता है फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद में भी, ये हमारे पास था 1100 से 1200 ml। तो सी का है फर्स्ट। तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू तो डायरेक्ट ही हो गया। इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से, और अगर चेक नहीं भी करते, खाली यही चेक करते, तो भी ये सही रहता। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन डाटा बेस्ड है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ, तो इसके थ्रू आप ये वाले क्वेश्चंस भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 40 दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्शियल प्रेशर है हमारे पास, ये पार्शियल प्रेशर दिख रहा है 40, तो ऑब्वियस सी बात है O2 का पार्शियल प्रेशर दिख रहा है ये हमें। नहीं, CO2 का भी हो सकता है, O2 का पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है। आप एक कंफ्यूजन मत होइएगा, आप सीधा देखिए जाके। आपको दिख रहा है एटमॉस्फेरिक एयर, तो एटमॉस्फेरिक एयर में सबसे ज्यादा होगा 159, बस बात खत्म। फर्स्ट का डी, तो डी के अंदर फर्स्ट है, दो एलिमिनेट हो गए। बचाओ आपके पास कौन कौन से ऑप्शन बचे? बी एंड डी। तो इनमें से अब आपको कौन सा देखना है? सी का सेकंड, बी का 3, 4। आपको बी का 3 और 4 मैच करना है। बी ये रहा 95, 3 और 4। तो कॉमन सेंस है, 95 तो कभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हो ही नहीं सकता। तो बी का आंसर 4th है, तो इसका आंसर 4 है, इधर 1 है, तो हमारा आंसर डी आ गया। इस तरीके से आपको पता भी नहीं है वैल्यू, तब भी आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दे रखा है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, ये डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, सेकंड एल्वुलर वॉल आर डैमेज, थर्ड फाइब्रोसिस एंड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये तो हम सबको पता है, ये तो अस्थमा में होता है। अस्थमा में होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। एल्वुलर वॉल डैमेज, ये हमारे पास एम्फाइसेमा में होती है। फाइब्रोसिस, सबको पता है फाइब्रोसिस को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ए का आंसर है 4th, बी का आंसर है फर्स्ट। तो ये तो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद बी में आंसर यही है, तो बस इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर पूछा है, निमोटेक्सिस सेंटर, वोमिट सेंटर एंड डोम शेप। सबको पता है डोम शेप जो डायफ्राम होता है। तो डी का था, हो गया सेकंड। लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि एक ही एलिमिनेट हुआ है, तो हमें और भी देखने पड़ेंगे। रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता क्या है। A specialized center present in the medulla region of the brain called respiratory rhythmic center is primarily responsible for regulation। यही है हमारे पास जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास किसके लिए? रेगुलेशन के लिए। तो आपको पता लग गया कहाँ होता है ये? तो हमारे पास होता है मेडुला रीजन में। सेकेंड है निमोटेक्सिस सेंटर। निमोटेक्सिस सेंटर अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड एज निमोटेक्सिस सेंटर। ये पॉन्स रीजन में होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बी का आंसर है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट, तो ए का थर्ड एंड बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी इज ऑटोमेटिकली थर्ड, तो आंसर इसका थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इनिशिएशन ऑफ इंस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर,
एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन। ओके, इनिशिएशन ऑफ इंस्पिरेशन ये तो डायफ्राम के थ्रू ही होता है। रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर भी हमने पहले देखा था, वो मेडुला में होता है। एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन बचा, तो आपको पता होना चाहिए लंग्स में जब वॉल्यूम कम होगा और तब प्रेशर ज़्यादा होगा। मतलब आप एक्सपिरेशन करना चाहते हो, मतलब वॉल्यूम कम करना चाहते हो, एक्सपिरेशन में वॉल्यूम कम करना चाहते हो, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पिरेशन में इसका उल्टा होगा, तो इसका सेकंड हो गया। जब डी का सेकंड हो गया और सी का फर्स्ट हो गया, सी का हमारे पास फर्स्ट ये रहा, डी का सेकंड ये रहा, और ए का हमने देखा था क्या 3 और बी का देखा था हमने फोर्थ, बी का फोर्थ, ए का 3, तो इसका आंसर बी हो गया, ये नहीं होगा बी। दैट्स ऑल। Assertion reason questions of chapter breathing and exchange of gases, NCERT based question. So let's start the practice. Question number 1. Assertion: rhythmic center present in the medulla region of the brain. Reason: neural signal from medulla center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory rate. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले असर्शन देखना है सही है या नहीं है, रीजन देखना है सही है या नहीं है, एक एक करके देखेंगे। पहला असर्शन है रिदमिक सेंटर, मतलब रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन is called as respiratory rhythmic center. So respiratory rhythmic center present in medulla region of the brain. ये सही है assertion, assertion सही है। अब रीजन देखते हैं। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम मेडुलर सेंटर, ये मेडुलर सेंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, क्योंकि रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन केवल न्यूमोटैक्सिक सेंटर के थ्रू हो सकता है। इसका मतलब ये गलत है। तो ऑप्शंस के अंदर आपको पहला तो देखना ही नहीं है, क्योंकि रीजन तो गलत है। इसमें रीजन ट्रू बोल रखा है, एलिमिनेट हो गया। इसमें भी रीजन रॉन्ग है, लेकिन असर्शन भी रॉन्ग बता रखा है। लेकिन हमें पता है असर्शन ट्रू है, रीजन रॉन्ग है, क्योंकि मेडुला सेंटर की जगह आएगा हमारे पास यहाँ पे नीमोटैक्सिक सेंटर। ओके, तो इसका आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, असर्शन: the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2. हाँ सही है। रीजन पढ़ते हैं। solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2. हाँ, अब इस क्वेश्चन को हमें देखना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है both assertion region are true, दूसरे में है both assertion region are true, इसका मतलब दोनों सेम है। आगे बढ़ो। Reason is the correct explanation of assertion. Reason is not the correct explanation of assertion. तो इसमें यहाँ ये डिफरेंस है बस। तो assertion तो सही है हमारा, रीजन भी सही है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो हमें यही देखना है, इन दोनों में से कोई एक होगा। इन दोनों में से हम कैसे देखेंगे? दोनों सेंटेंस के बीच में बिकॉज लगा के देखिए, अगर सेंटेंस बन रहा है सही तो यही होगा। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2 because solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2. हाँ सही है, इसका मतलब इसका आंसर फर्स्ट है, ए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड, assertion: the diffusion membrane is made up of 3 major layers, namely the thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveolar capillary and basement membrane on the inner side. ऐसे क्वेश्चंस में आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनटी कई बार लास्ट में आके कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ करती है जिससे बच्चे पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ते तो वो गलत कर जाएंगे। क्योंकि ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट यहाँ पे लिखा है इनर साइड, जो कि गलत है। इसकी जगह हमारे पास इनर की जगह यहाँ पे बिटवीन होना चाहिए था, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बिटवीन दैम। इनर की जगह होगा बिटवीन, तो ये तो गलत हो गया। असर्शन इज रॉन्ग। रीजन पढ़ते हैं। टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच ग्रेटर देन अ मिलीमीटर। ग्रेटर कहाँ होती है? ग्रेटर तो नहीं होती, ये तो लेस होती है। तो ग्रेटर की जगह यहाँ पे क्या आएगा? लेस। तो रीजन भी गलत है, तो इसका आंसर होगा assertion and reason both are false, D. Question number 4, assertion:
All the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli. Assertion सही है. Reason: the role of oxygen in the respiratory rhythm is quite significant. नहीं, respiratory rhythm center के अंदर role of oxygen quite significant नहीं होती, वो होता है हमारे पास यहाँ पे insignificant. इस insignificant का मतलब है no need. तो ये तो गलत हो गया. Assertion is correct, reason is not correct. Assertion is true, but reason is false. Answer C. Question number 5. Assertion: O2 can bind with hemoglobin in an irreversible manner to form oxyhemoglobin. ये irreversible नहीं होता है, यहाँ पे reversible होता है. ये NCERT की लाइन है. Reason: binding of oxygen with hemoglobin, ऑक्सीजन और hemoglobin की binding primarily related to partial pressure of CO2. नहीं, ये NCERT में दे रखा है partial pressure of O2 होता है. ये भी गलत, ये भी गलत. Both assertion and reason are false. D. Question number 6. Assertion: every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 4 ml of O2 to tissues under normal physiological condition. नहीं, 4 ml डिलीवर नहीं होता, यहाँ 5 ml होगा, क्योंकि 100 ml of oxygenated blood जो डिलीवर करता है वो 5 ml of O2 है टिश्यू को. अब देखो रीजन क्या है. एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 5 ml ऑफ CO2 टू एल्वोलाई. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के केस में 5 ml नहीं होता, यहाँ पे होगा 4 ml. इसका मतलब ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे 4 होगा, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे 5 ml होगा. एंड ये हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में खेल जाती है. तो आपको पता है कि असर्शन गलत है, रीजन भी गलत है, तो इसका आंसर होगा डी. Question number 7. Assertion: the part of respiratory system starting with external nostril up to terminal bronchioles constitutes the conducting part, whereas the alveoli and their duct form the respiratory or exchange part. सही है. Reason: conducting part transport the atmospheric air to alveoli, clear it from foreign particles, humidifies and also bring the air to body temperature. ये भी सही है. मतलब होगा या फिर ए और बी में से सी नहीं होगा, डी नहीं होगा. कोई एसेशन भी सही है एंड हमारे पास यहाँ पे रीजन भी सही है, क्योंकि एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है. अब एसेशन और रीजन के बीच में बिकॉज लगा के देखते हैं क्या बैठता है सही. बिकॉज कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वोलाई, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर. नहीं, ये डिफरेंट थिंग बता रहा है और ये डिफरेंट. वो कहने का मतलब है इसका रीजन नहीं हो सकता. एसेशन सही है, रीजन सही है, इसका आंसर होगा बी. क्वेश्चन नंबर 8. एसेशन: larynx is also known as sound box. Larynx is a cartilaginous box which help in sound production. हाँ, एसेशन सही है और रीजन भी सही है, क्योंकि larynx ही है एक cartilaginous box जो हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में, तभी तो इसको हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं. का मतलब बिकॉज लगाने के बाद में भी यही सही है. larynx is also known as sound box because larynx is a cartilaginous box which helps in sound production. इसका आंसर होगा ए. क्वेश्चन नंबर 9. assertion: CO2 trapped as bicarbonate at tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2. At tissue level, high pH CO2 favor the formation of bicarbonate and H plus from CO2 and H2O, while the reaction is reversed at alveoli. बिल्कुल सही है. CO2 is trapped as bicarbonate at tissue level and transported to alveoli is released out as CO2. हाँ, assertion सही है. At tissue level, high pH CO2 favor the formation of bicarbonate H plus from CO2 H2O, while the reaction is reversed at alveoli. ये भी सही है. बिकॉज लगाने के बाद देखा तो भी सही बैठ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर होगा ए. assertion एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. क्वेश्चन नंबर 10. assertion: neural signal from pneumotaxic center can alter respiratory rate. क्या ये सही है? हाँ, ये सही है. रीजन पढ़ते हैं हम. न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर ऑलवेज, दिस सेंटर का मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर,
इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, नहीं इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। इसका मतलब एसर्शन सही है, रीजन गलत है, तो फिर आपको ये तो देखना ही नहीं है क्योंकि रीजन तो गलत ही है, तो इसका आंसर होगा सी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करो, तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोस भी आपकी आगे आने वाली हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। थैंक यू।